नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित तिवारी आपके पास फिर से हाजिर हूँ। आज चर्चा करेंगे हम लोग तमिलनाडु इलेक्शन 2026 के बारे में। तो समझते हैं तमिलनाडु में एक्चुअली चल क्या रहा है, और इसके लिए समझना पड़ेगा तमिलनाडु मतलब डीएमके, एआईडीएमके, फिर बीजेपी की स्लोली एंट्री और एक सुपरस्टार की एंट्री, विजय टीवी के नाम से नई पार्टी आई है। काफ़ी नाम सुना होगा। तमिल के बड़े सुपरस्टार हैं विजय। पहली बार नॉर्थ इंडियन ने विजय को एक बॉलीवुड में, मेरे ख्याल से राउडी राठौर में अक्षय के साथ वो गाने पे एक दो स्टेप करते हुए देखा था। एक जनरल इंट्रोडक्शन था। उसके पहले जो साउथ मूवीज़ लवर हैं वो जानते हैं। तो चलते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक तरफ है एक सीएम जिसने 2021 में 159 सीटों की सुनामी लेके आई। दूसरी तरफ एआईडीएमके है, डीएमके है, जिसमें आपस में दो धड़े हैं और सर्वाइवल की कहानी है। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ है जिसके हिसाब से हम बात करेंगे कि एआईडीएमके अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाई है। इंटरनल पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, बट जो उनके लीडर्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी वाले हैं, ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और नरेटिव बनाने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए बीजेपी का यूज़ हो रहा है। तमिलनाडु को अगर आपको समझना है तो वहाँ पे एक सिचुएशन है, वो है विचारधारा की। और जो पिछले 50 सालों से पॉलिटिक्स चली आ रही है, द्रविडियन पॉलिटिक्स चली आ रही है, वहाँ पे हिंदी वर्सेस तमिल का सिस्टम चला आ रहा है वहाँ पे। तो अब तमिलनाडु में धीरे धीरे इसके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं और तमिलनाडु द्रविडियन पॉलिटिक्स से उकतास आ चुका है, बाहर निकलना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों पार्टी ही द्रविड़ की राजनीति करती हैं और दोनों ही पार्टी एक नेशनल पार्टियों के साथ गठबंधन में भी है। समझ रहे हैं ना कि मतलब पार्टियां इतनी आसान तो होती नहीं है। लोगों को चूतिया बनाया जाता है, अपने मुद्दे रखे जाते हैं और लोगों को बस उनकी भावनाओं से खेला जाता है। तो सिस्टम ये बन रहा है कि एआईडीएमके, डीएमके और बीजेपी का गठबंधन है। विजय ने किसी के साथ गठबंधन किया नहीं। विजय के साथ और बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पार्टी की विचारधारा ही क्लियर नहीं है। वो द्रविड़ राजनीति के सपोर्ट में है या खिलाफ में है, यही भी नहीं पता। वो डीएमके के साथ है या खिलाफ में है, वो भी नहीं पता। वो बीजेपी के साथ है या खिलाफ में है, वो भी नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं वो पता, किसी को नहीं पता। और एक चीज़ और ये हुआ है कि जब से उनकी रैलियों में कुछ घटनाएं घटी हैं, उन्होंने थोड़ी सी रैली उनकी डिरेल टाइप हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा सुपरस्टार है वो। लोग देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उस पल को जीना चाहते हैं। अब वो कितना वोट में बदल पाएगा ये भी मैटर करता है। बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ समझौता करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने अच्छे खासे लीडर्स को बैकफुट में डाल दिया। क्या नाम, अन्नामलाई बाहर है, कहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब जिस जो रोल उनके होने चाहिए थे वो रोल्स नहीं हैं। तो हम जब पढ़ते हैं इसके लिए कि क्या क्या चल रहा है, तो लेट्स हम चलते हैं कि पहले थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि तमिलनाडु को समझना है तो द्रविडियन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। तमिलनाडु में पॉलिटिक्स सिर्फ मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, यहाँ की अपनी अलग दुनियादारी है। यहाँ पे ईवी रामास्वामी ने 2020वीं सदी में एक अलग आंदोलन शुरू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मणवाद, हिंदी थोपना और कास्टिज्म के खिलाफ तमिल आइडेंटिटी की रक्षा होगी। इसी से पैदा हुआ द्रविडियन मूवमेंट था। इससे बना डीएमके, द्रविड़ मोमेंत्रा कागजम, जिसके पिता थे सीएन अन्नादुराई, जिन्हें प्यार से अन्ना कहा जाता था। 1967 में डीएमके ने पहली बार कांग्रेस को तमिलनाडु से बाहर किया और तब से कांग्रेस कभी वहाँ वापस नहीं आ पाई है। प्रॉब्लम ये था कि इसके पहले तक डीएमके में करुणानिधि और एआईडीएमके में जयललिता, ये पार्टियां बारी बारी से आती जाती थी और कई बार कंटिन्यू भी कर लेती। जैसे जयललिता ने लगातार 2 बार किया था, लेकिन जयललिता के जाने के बाद एआईडीएमके में टोटली तरीके से वो हो गया, 2 फाड़ हो गया। अब माहौल जो दिख रहा है किसी को भी कुछ क्लियर नहीं है। डीएमके सपोर्टर से बात करोगे तो लग रहा है डीएमके आने वाली है, एआईडीएमके वाले से बात करोगे तो एआईडीएमके के चांसेस भी बन रहे हैं। डीएमके के साथ माइनस चीज़ है कि उन्होंने अपनी राजनीति को, स्टालिन ने अपनी राजनीति को एंटी सनातन और एंटी हिंदी, एंटी मतलब सेकुलर के नाम पे हर वो एंटी काम करने की कोशिश की, जिससे उनका पर्टिकुलर वोट बैंक सेटिस्फाई होने लगे। क्या क्या तो नहीं बोला उन्होंने उसके बारे में। अन्नाद्रमुक के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा वो हिंदी के सपोर्ट में भी नहीं खड़ी हो सकती है और बीजेपी का बर्डन है उसके साथ।
तो तमिलनाडु की जनता इस बार दुविधा में है, फंसी है। इस महासमर से वो कैसे निकलेगी, ये तो 4 मई को पता चलेगा। बड़े बड़े पंडितों के अपने अपने अनुमान हैं, लोग बोल रहे हैं डीएमके फिर से रिपीट हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा कि डीएमके की सीटें कम हो जाएं। उसे किसी सहारे की ज़रूरत पड़े सरकार बनाने के लिए। और जब से मोदी और अमित शाह का युग आया है तो ये तो एकदम चीज़ है कि अगर जहाँ सरकार बनाने की गुंजाइश है तो ये लोग मैनेज कर लेते हैं। कहाँ से क्या आएगा क्या जाएगा ये सब मैनेज हो जाते हैं, सब कुछ मैनेज वाले है। हमने देखा है, कई जगहों पे देखा है जहाँ कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी तो बीजेपी ने सरकार बना ली। तो चलता रहता है। तो तमिलनाडु में 4 मई को देखते हैं क्या है। फोकस है विजय का परफॉर्मेंस क्या होगा, बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या होगा, एआईडीएमके क्या होगा। और यहाँ से द्रविड़ राजनीति तय होगी अगले 20 सालों के लिए। अगर डीएमके रिपीट करती है तो द्रविड़ राजनीति और एंटी हिंदी आगे बढ़ेगा। अगर डीएमके वापस नहीं आती है, एआईडीएमके और बीजेपी की सरकार बनती है, तो धीरे धीरे द्रविड़ राजनीति डाउन होती चली जाएगी। और बीजेपी के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा साउथ में एंट्री करने के लिए। जैसे वो पूरे भारत में तो ऑलमोस्ट है, पश्चिम चली गई, मध्य पहुँच गई, उत्तर में है, पूर्व में बिहार में सर खुद का सीएम बन गया, बंगाल में वो लक्ष्य हासिल करने के नज़दीक में है, पूर्वोत्तर ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो अगर साउथ में दूसरा स्टेट तमिलनाडु बनता है, पहला तेलंगाना के बाद, जहां बीजेपी के गठबंधन में सरकार होगी, तो बीजेपी के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, और बीजेपी यहाँ से आगे ग्रो कर सकती है। जो साउथ का दरवाज़ा बीजेपी के लिए बंद है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटका में ऑलरेडी रह चुकी है, तो कर्नाटक बीजेपी दोबारा वापस भी आ सकती है, मेहनत करेगी और जो चीज़ करेगी। तो ये साउथ के लिए और भारत की राजनीति के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट होगा ये इलेक्शन। कांग्रेस के लिए दुविधा है। कांग्रेस के पास डीएमके के साथ के अलावा कुछ नहीं है। उनकी प्रचार, उनकी रैलियां एकदम नीरस और बोकस फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बस वो लोड के साथ चल रहे हैं डीएमके के साथ। जो डीएमके उनको दे देगी वो उन्होंने ले ली है, डीएमके जो परफॉर्म करेगी उसी के साथ उनका चलेगा। कोई खुद की डिमांड और कुछ नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि देश में कैसे आप बीजेपी से लड़ेंगे, कैसे अदर पार्टीज, आप रीजनल पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं, आप बीजेपी से कहाँ से लड़ेंगे। तो मिलते हैं 4 मई को, इसके पहले भी अपनी चीज़ें चलेंगी। इस बीच में मैं तथाकथित बौद्धिक और पत्रकार और यूट्यूबर्स और मेरे जैसे यूट्यूबर्स की भविष्यवाणियों को भी पढ़ूंगा, देखूंगा, समझूंगा, आपके पास लेके आऊँगा और देखते हैं कि लोग क्या क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन है, लोगों की मन की जिज्ञासाएँ हैं, चर्चाएँ हैं, ये रिजल्ट नहीं है और इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। बस ये वही चाय की दुकान में होने वाली चर्चाएं हैं जिससे लोगों का मनोरंजन होता है। भारत जैसे देश में जहाँ हर समय कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है, जहाँ चाय की चुस्की के साथ डिस्कशन किया जाता है। तो ऐसी हल्की गपशप के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझको सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइबर अभी तो है ही नहीं, 4-5 सब्सक्राइबर भाई, तो सब्सक्राइबर चाहिए तो ज्वाइन कीजिए। तो नमस्कार।